गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट का जो पढ़ाया था अभी तक पढ़ के आए हो सभी? लास्ट टॉपिक क्या था? टॉपिक कौन सा चल रहा था? एल्काइल हैलाइड्स या एराइल हैलाइड्स? एराइल हैलाइड्स में क्या होता है? उसको अलग से क्यों पढ़ते हैं? एल्काइल हैलाइड्स में ही क्यों नहीं पढ़ लिया? इन दोनों में फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? और इसमें जो बेस है एराइल का मतलब क्या होता है? कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड उसकी अगर बेस को बात करेंगे तो उसको हम एराइल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेंजीन। ठीक है, लास्ट टाइम हमने प्रेपरेशन मेथड पढ़ा था उसका, एक POCl एक PCl5 के साथ पढ़ा था हमने, और एक और कौन सा पढ़ा था? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी हमने पढ़ा था। ठीक है, आज हम करेंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, जैसे एल्काइल हैलाइड का किया था। याद है कैसे किया था? इस वाले रिएक्शन को कैसे प्रोसीड करोगे? अब देखो, मैंने बोला था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमेशा देखोगे वर्ड क्या होगा वहां पे? डार्क। और अगर ये है तो इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा? होमोलिटिक फिजन। तो ये कैसा बन जाएगा? रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ आई हैव टोल्ड यू कि ये वाला रेडिकल कैसा होता है? हाईली अनस्टेबल। अब ये क्या करेगा? इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या करेगा? इस वाले पे रिएक्ट करेगा और इसको ले जाएगा, और ये वाला क्या करेगा? इसके ऊपर रिएक्ट करेगा। तो फाइनली हमारे पास क्या बन जाएगा? अब कंटिन्यूअसली वी आर कीपिंग दिस रिएक्शन, वी आर डूइंग दिस रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये मेन फैक्टर है। तो जितनी देर तक सनलाइट होगा और इसकी अगर सप्लाई होगी कंटिन्यूअसली, क्या होगा? होमोलिटिक फिजन होगा। जब यहाँ पे बन गया उसके बाद भी ये कंटिन्यू करेगा रेडिकल में कन्वर्ट होने के लिए। अब जैसे ही ये फिर से इसका ब्रेकेज होगा, अब फिर ये क्या करेगा? यहाँ पे जो हाइड्रोजन है उसको निकाल लेगा और अपनी जगह सब्स्टिट्यूट कर देगा। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? किसी की जगह पे आ जाना।
तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन की बार बार जगह ले लेगा। फिर से यहाँ से एक हाइड्रोजन जाएगा और दो अपने क्लोरीन आ जाएंगे। ठीक है, राइट डाउन। हो गया, shall I rub? एनिलीन सुना है तुम लोगों ने कभी? एनिलीन, ये अमीन ग्रुप के साथ जो बेंजीन है इस वाले को हम कहते हैं एनिलीन। अब सॉल्ट क्या होता है, शुरू में पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में कि जब हम एसिड और बेस का रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, जब भी देखोगे तो ये सॉल्ट क्या है। जैसे अगर सपोज यहाँ पे HCl प्लस NaOH का रिएक्शन कराएंगे तो सिंपली क्या आ जाएगा, Na प्लस और Cl माइनस। तो वैसे ही अगर कोई भी नॉर्मली सॉल्ट को अगर डिसोसिएट करोगे वाटर में या अगर इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो क्या होगा, ये ब्रेक हो जाएगा अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में।
अब तुम्हें पता होगा, जनरली मैंने बताया होगा कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन, ये तीनों एटम्स कैसे हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब देखो ये नाइट्रोजन है, ये रिएक्शन कराने से हमने क्या किया, सबसे पहले तो यहाँ पे देखो ये Na एटम है, ये कौन सा एटम है? एस ब्लॉक का एटम है। तो ये क्या है, ये बहुत ज्यादा आयनिक इन नेचर है, ये जिसके साथ भी अगर मोस्ट प्रोबेबली जिसके साथ भी ये अगर कंपाउंड बनाएगा तो ये आयनिक इन नेचर ही बनाता है, चाहे लेस स्ट्रांग हो, वीक हो, कैसा भी हो, बट मोस्टली ये क्या करेगा, आयनिक ही बनाएगा। बहुत रेयर केसेस में होगा कि ये कोवेलेंट कंपाउंड बनाता होगा। तो अब ये खुद आयनिक है, तो ये जो बनने वाला सॉल्ट है इसको भी आयनिक के जैसा ही प्रोड्यूस करना चाहेगा। अब तुम ट्रेंड देखोगे तो जैसे अगर हम इधर जाएंगे, ग्रुप पीरियड में अगर हम ट्रैवल करेंगे तो इन तीनों में से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी? फ्लोरीन वाले ग्रुप की होगी। तो ये सबसे ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा। इससे कम होगा ऑक्सीजन और इससे कम क्या होगा, नाइट्रोजन। तो हमने अब इसको ब्रेक किया तो ज्यादा नेगेटिव वाले को क्या दे दिया, नेगेटिव चार्ज, और थोड़ा इससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसको हमने इंड्यूस करके दे दिया पॉजिटिव चार्ज। बट अगर हम नेचर वाइज देखेंगे या नेचुरल देखेंगे तो जो नाइट्रोजन होता है वो मोस्टली क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर होता है। तो हमने इसको फोर्सफुली क्या कर दिया, नेगेटिव बना दिया, पॉजिटिव बना दिया, सॉरी, फोर्सफुली हमने पॉजिटिव चार्ज इस पे इंड्यूस कर दिया है। अब ये हमने फोर्सफुली ये पॉजिटिव चार्ज जब इंड्यूस किया तो ये जो स्पीशीज है ये बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, हाईली अनस्टेबल। देखो केमिस्ट्री में हमें क्या करना होता है, अगर हमें कोई भी चीज को कन्वर्ट करना होता है किसी चीज से तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जहाँ पे हमने स्टार्ट किया ये इस वाले से थोड़ा कम स्टेबल था, अब हमने इस वाले को थोड़ा और ज्यादा स्टेबल बना दिया, अनस्टेबल बना दिया। तो अनस्टेबल बनाने से क्या होगा, वो उतना ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। जैसे नोबल गैसेस है वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, तो उनका तो कोई काम नहीं है, वो किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करते। बट केमिस्ट्री में हमें क्या करना होता है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करवाना होता है जबरदस्ती। तो पहले ये लेस अनस्टेबल था या लेस स्टेबल था, तो हमने इसको ज्यादा अनस्टेबल कर दिया ताकि ये रिएक्टिव हो जाए। ठीक है, अब हमारे पास ये आ गया, इस स्पीशीज को हम बोलते हैं डाइजोनियम सॉल्ट। अब मैंने बोला था शुरू से ही कि FCl Br I, अगर डाउन द ग्रुप जाओगे तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कैसी होती है, डिक्रीज होगी। दैट मीन्स कि इसकी बहुत ज्यादा हाई होगी और इसकी क्या होगी, बहुत लो होगी, और इन दोनों की क्या होगी, इंटरमीडिएट होगी, मतलब बीच बीच की होगी। ठीक है, तो मैंने शुरू से बताया कि इन दोनों को बनाना बहुत इजी है। इसको बनाना इसलिए हार्ड है क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या है, बहुत ज्यादा हाई है, और इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है वो कम है, बट स्टिल ये क्या है, अनरिएक्टिव, और जो ऐसा ये स्पीशीज क्रिएट कर देता है जिसको कि सेपरेट करना क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए हम इसको और इसको अलग से बनाते हैं और इन दोनों का कॉमन रिएक्शन रखते हैं। अब आगे देखोगे इसमें क्या होगा, अब यहाँ पे देखो इस वाले रिएक्शन में यहाँ तक डाइजोनियम सॉल्ट बन गया, वो सबके लिए कॉमन है। ठीक है, आगे हमें मेन क्या देखना है, एक तुम देखोगे CuBr और HBr है, यहाँ पे देख रहे हो पाउडर है, यहाँ पे भी पाउडर है। ठीक है, जहाँ पे पाउडर देखोगे इसका मतलब हो जाएगा कि ये रिएक्शन है गटरमैन रिएक्शन, ये साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, और ये वाला जहां पे भी देखोगे नॉर्मल CuBr है या नॉर्मल CuCl है, तो इस वाले रिएक्शन का या साइंटिस्ट का नाम है सैंडमियर रिएक्शन।
ठीक है। और ये बात याद रखनी है, इस वाले की प्रोडक्टिविटी कम होगी, इस वाले की प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी। बस इसमें ये चीज याद रखनी है। और प्रोडक्ट इसमें क्या फॉर्म होगा? यहाँ पे कॉमन जो अनायन है वो क्या है? ब्रोमीन। तो इससे हम ब्रोमीन की सप्लाई ले रहे हैं। यहाँ पे भी क्या है? बस यहाँ पे सब जगह हाईलाइट देखना है कौन कौन सा है। यहाँ पे क्या है? क्लोरीन। यहाँ पे क्या है? अब बताओ, यहाँ पे पाउडर लिखा है तो ये कौन सा रिएक्शन होगा? इसमें पाउडर नहीं लिखा है, सिंपली लिखा है, तो कौन सा हो जाएगा? सैंडमियर रिएक्शन। अब मैंने बोला था देखो, ब्रोमीन का और क्लोरीन का ऑलमोस्ट सिमिलर है, कुछ भी चेंज नहीं है, बस हमने यहाँ पे अनायन चेंज किया, यहाँ पे भी अनायन चेंज किया। अब सबसे इंपॉर्टेंट हम किसके लिए करेंगे? एक फ्लोरीन के लिए और एक आयोडीन के लिए। तो ये याद रखना, जब हमने फ्लोरीन बनाना होगा तो इसमें हम क्या कर देंगे, ये वाला ऐड कर देंगे डाइजोनियम सॉल्ट में, और ये बन जाएगा फ्लोराइड। और अगर हमने बनाना होगा आयोडाइड तो इसमें हम KI ऐड कर देंगे, पोटेशियम आयोडाइड। ये नेम रिएक्शन है फ्लोराइड वाला, इसका नाम होगा बाल्स शीमैन रिएक्शन। लिख लो इसको। स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा है अभी तक फिजिकल में? गैसेस और सॉलिड्स हो गए। किसकी खराब है? जाओ।
पीछे ऐसे चार चार क्यों बैठो, गर्मी नहीं लगती तुम लोगों को? ये वाला चलेगा? HbF4. Name Bals-Schiemann reaction. BALZ-SHIEMANN. हो गया वो वाला? अब डेंसिटी का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, मास के साथ कैसे? That means it is directly proportional to. अब देखो इन सारों में से AR इज एराइल ग्रुप, सबसे ज्यादा मास किसका होगा? इस वाले का मास सबसे ज्यादा होता है, इसलिए तो डेंसिटी का क्या हो जाएगा, ये ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। अब बॉइलिंग पॉइंट में देखो, इसमें भी सेम हो जाएगा। जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। बॉइलिंग पॉइंट इन द सेंस उतनी ज्यादा एंथैल्पी लगेगी इसको हीट करने के लिए।
नेक्स्ट क्या हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट। इस वाले में भी सेम हो जाएगा, बट इस वाले में एक और चीज आती है, कॉन्सेप्ट आएगा। सॉलिड्स में पढ़ा लैटिस एनर्जी, क्या होती है लैटिस एनर्जी? ऑर्थो मेटा पैरा पढ़ा है? अब यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे कहाँ पे ग्रुप आएगा? अगर मुझे कोई सपोज बाहर से ग्रुप ऐड करना है, कोई ग्रुप है, सपोज आई एम नेमिंग इट एज वाई, तो इसको ऑर्थो पे करना है तो कहाँ पे होगा? ये ऑर्थो है, ये मेटा है और ये पैरा है, तो यहाँ पे आ जाएगा वाई ग्रुप, यहाँ पे आ जाएगा वाई ग्रुप। ठीक है, अब सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल कौन सा लग रहा है देखने में? अगर इसको डिवाइड करोगे या बीच में से काटोगे तो क्या होगा? हाईली सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनेगा। तो अगर हाईली सिमेट्रिकल है तो इसको अगर किसी लैटिस में या क्रिस्टल में, जैसे लैटिस फिट होते हैं, तो ये क्या होगा, बहुत इजीली उसमें फिट हो जाएगा, बिकॉज इट इज सिमेट्रिकल इन नेचर। तो जितना ज्यादा ये इजीली फिट हो जाएगा तो उतना ही, अगर आप इसको मेल्ट करने की कोशिश करेंगे इस वाले क्रिस्टल को, तो क्या होगी, इसकी लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होगी। अब लैटिस एनर्जी हाई होगी तो उतनी ज्यादा बाहर से एंथैल्पी देनी पड़ेगी इसको मेल्ट कराने के लिए। तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट अगर कोई पूछेगा किस आइसोमर का है, तो किसका हो जाएगा, पैरा वाले का। नेक्स्ट हम देखेंगे स्टेट। वॉन्डरवॉल फोर्सेस याद है? याद है? उसमें क्या होता है, सपोज कि डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज हो जाएगा। अब सपोज यही वाला सिंपल में ये वाला ग्रुप ले लेती हूँ, ये वाला जो होता है ये मोस्टली किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, गैस में करेगा, क्योंकि इसका वंडरवॉल फोर्स क्या होता है, कम होता है। वंडरवॉल फोर्स, अगर सपोज कोई ऐसा इंसान है जिसको केमिस्ट्री नहीं आती है, उसको बताना है वंडरवॉल फोर्स क्या आता है, तो उसको कैसे समझाओगे? सपोज कोई बाहर है, कोई इंसान जिसको नहीं पता केमिस्ट्री, वो पूछेगा वंडरवॉल फोर्स क्या होता है, तो उसको कैसे बताओगे? या कोई भी स्कूल का स्टूडेंट है 6-7 क्लास का, इफ ही विल आस्क यू, तो कैसे उसको एक्सप्लेन करोगे सिंपल लैंग्वेज में? हाँ, ये होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होगा, गैस में होगा। तो अब इसका क्या हो जाएगा, ये गैस में होगा। अब इन दोनों का वेट कैसा होगा, थोड़ा थोड़ा बढ़ना स्टार्ट होगा डाउन द ग्रुप, तो ये क्या होगा, लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे, ये भी लिक्विड में करेगा। अब जब हम आयोडीन तक पहुंचेंगे तो क्या होगा, और भी ज्यादा हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट, तो क्या हो जाएगा, ये सॉलिड। वैसे ही इसकी अगर हम बात करेंगे, तो अब एराइल हैलाइड है कहीं पे भी, तो जनरल इसका ग्रुप क्या है, C6H5X। एक्स कोई भी हैलोजन है और C6H5 एराइल ग्रुप है। तो ये कैसा है, बल्कि ग्रुप है, और इसका वेट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो क्या लगता है किसका स्टेट कैसा होगा, लिक्विड या सॉलिड में से कुछ होगा, गैस तो कभी नहीं होगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये होता है सॉरी, लिक्विड्स। और अगर इसका वेट और ज्यादा, अगर हैलाइड का हम बढ़ा देंगे, तो समटाइम्स इट कैन ऑल्सो बी एज सॉलिड। इतना लिखो पहले।
न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल याद है सबको? न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल Today I am giving you one homework. इस वाले कंपाउंड के 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, वो बना करके आना है। ठीक है, कैसे स्टार्ट करोगे? हिंट दे रही हूँ मैं। ये वाला जो है इसको पहले नेगेटिव में चेंज करोगे, फिर उसके बाद ऑल्टरनेट क्या हो जाएगा, फिर माइनस प्लस, ऐसे करके इसको बार बार ब्रेक करोगे तो 5 स्ट्रक्चर्स टोटल बनेंगे। ठीक है, जब 5 स्ट्रक्चर्स बनाओगे इस वाले में, यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। अब देखो मेन इस टॉपिक का क्या है, एराइल हैलाइड्स और एल्काइल हैलाइड्स को हम अलग अलग क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि सिंपली जब हम वहां पे रिएक्ट करा रहे थे आर और Cl, तो मैंने बोला था SN1 हो चाहे SN2 हो, तो ये वाला एक कैसा गुड लिविंग ग्रुप था, तो वो जितनी जल्दी अटैच होता था उतनी जल्दी क्या हो रहा था, डिटैच भी हो रहा था, यू कैन रिमूव ऑल्सो इजिली। बट यहाँ वाले पे क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, इस वजह से क्या होगा, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। अब शॉर्ट बॉन्ड हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है, इस बॉन्ड को तोड़ना या ब्रेक करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। इसीलिए हम इसका जो रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब एसिन, ये अलग से पढ़ते हैं, इसको हम शॉर्ट में SNAR भी बोल सकते हैं। ठीक है, पहला रीजन ये है इसको हम अलग से पढ़ते हैं, क्यों? क्योंकि इसके पास पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बन जाता है।
दूसरा, अगर तुम इस वाले को, अगर सपोज मैं ब्रेक भी कर दूं बहुत ज्यादा एनर्जी लगा करके, इस वाले को क्या बोलेंगे? कटायन को। फिनाइल कार्बोकटायन। अब देखोगे जब कि ये बहुत ज्यादा क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, और इसके ऊपर अगर हम पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस करा देंगे तो ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा और इन ये एक अनस्टेबल स्पीशी बन जाएगा। थर्ड रीजन क्या होगा? यहाँ पे अगर नॉर्मली स्ट्रक्चर देखोगे तो ये क्या डबल बॉन्ड है, तो ये एक्चुअल में ऐसा नहीं है। अगर इसके कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बनाओगे, मतलब कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाओगे, तो क्या पता चलेगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये एक जगह खड़े नहीं है, ये पूरे के पूरे चेन में मूव कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, और उस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो उसके वजह से भी ये पूरा का पूरा स्पीशी क्या है? हाईली स्टेबल है। तो अब मैंने बोला जब ये ऑलरेडी स्टेबल है तो इसको रिएक्ट कराने की क्या जरूरत है? तो और अगर हम इसका ऐसे कार्बोकटायन भी फॉर्म करेंगे, ये भी हाईली क्या है? अनस्टेबल है। तो अगर हम इसमें SN1 या SN2 भी लगाएंगे, क्योंकि उसमें मेन क्या था, हमें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन मैटर करती थी, तो अब ये कार्बोकटायन ही नहीं स्टेबल है तो ये आगे सब्स्टिट्यूशन में क्या पार्टिसिपेट करेगा? ठीक है। और पहला वाला क्या है, अगर वो यहाँ से भी इसको ब्रेक करना चाहेगा तो ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर जो कि पार्शियल इन नेचर है, वो इस बॉन्ड को शॉर्ट बना देता है और उसको ब्रेक करना क्या हो जाएगा? डिफिकल्ट हो जाएगा। अंडरस्टूड? राइट। पहले समझ लो फिर इसको नोट डाउन कर लेना। अब देखो इस तीनों रिएक्शंस में देख रहे होगे कि टेम्परेचर कॉन्स्टेंटली क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। और यहाँ पे देखो सबसे पहले जब हमने रिएक्शन शुरू किया है तो हमने टेम्परेचर भी हाई दी है और प्रेशर भी हाई दिया है।
इसमें थोड़ा सा टेम्परेचर कम हुआ है और प्रेशर इसमें थोड़ा कम हुआ है, और इसमें कोई प्रेशर नहीं, कोई टेम्परेचर नहीं, कुछ भी नहीं है। ये रिएक्शन बहुत इजीली हो रहा है। मतलब सपोज अगर हम किसी रिएक्शन में हीट भी दे रहे हैं और प्रेशर भी दे रहे हैं, दैट मीन्स कि क्या, ये स्टेबल स्पीशी है, इसको रिएक्ट करने की कोई जरूरत नहीं थी। बट इसमें हमने प्रेशर डाला, हीट डाला, किसी भी सर्टेन कंडीशन में रखा ताकि ये क्या करे, सिंपली रिएक्ट कर जाए। तो ये कैसा हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है। बट धीरे धीरे देखोगे जैसे जैसे डाउन जा रहे हैं तो टेम्परेचर भी कम आ रहे हैं, हम घटा रहे हैं, और प्रेशर तो बिल्कुल ही हम गायब कर रहे हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि ये रिएक्शन डिफिकल्ट है, ये थोड़ा कम डिफिकल्ट है और ये बहुत इजी है? हाउ कैन यू से दिस? गैस करो, इसमें क्या अलग है, इस इन दोनों कंपाउंड्स में और इन तीनों में क्या डिफरेंस है मेन? देखने में पता चलेगा, देखो बस। हम्म तो NO2 का क्या फंक्शन है इस वाले में? हमने NO2 क्यों स्पेशली डाल रहे हैं इसमें? सिंपली क्लोराइड एराइल कंपाउंड ही ले सकते थे, बट हमने NO2 क्यों ऐड किया इसमें? कैटलिस्ट वो होता है जो रिएक्शन में यूज नहीं होता है, ये हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच कर दिए। देखो इस वाले ग्रुप का नेचर कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ये। तो अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हम ध्यान देंगे न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी होती है, और इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। अब देखो शुरू में पढ़ा होगा, जब भी सपोज कोई एसिड है और वो बेस है, तो ये क्या करता है, आपस में एक दूसरे को सेटिस्फाई कराता है, रिएक्ट करता है और क्या फॉर्म करता है, सॉल्ट और वाटर। तो अब तुम बड़े क्लासेस में आ गए हो, तो नॉर्मली वही एसिड है वही बेस है, वो एसिड को हम इलेक्ट्रोफाइल बोल दे रहे हैं, और यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है उसको क्या बोल रहे हैं, बेस। सेम चीज ही है यहाँ पे। तो हमेशा अब जो हम आगे भी रिएक्शन देख रहे हैं तो वो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बीच में ही है, सेम एसिड बेस टाइप का ही रिएक्शन है, बस नाम इसका अलग है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, NO2 ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। विड्रॉइंग का मतलब क्या होगा, इस चेन से इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींचेगा। तो अब ये खींचेगा तो इस वाले के पास इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। सब इतनी बात समझ में आई? तो अगर ये कमी हो जाएगी इस वाले चेन में, तो ये कैसा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशी हो जाएगी। तो मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। अब बाहर से इस वाले रिएक्शन में देखो Na+OH-, तो इसमें ये वाला क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। तो वही तो हम करा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को ऐड कर रहे हैं और इसको इलेक्ट्रोफाइल में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, और ये हमारे पास क्या, हम ऐसा रिएक्टेंट ले रहे हैं इसके साथ में जिसका कि एक जो स्पीशी है इसको हम डिसोसिएट करेंगे तो ये न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव कर रहा है। तो एट द एंड ऑफ द डे ये रिएक्शन कैसा है, एसिड बेस रिएक्शन। और वैसे भी तुम्हें पता है NaOH क्या होता है, बेस होता है। तो अब ये है, ये एज एन एसिड बिहेव करेगा, जस्ट यू कैन कॉल इट एज एन इलेक्ट्रोफाइल। तो अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, और ये क्या, इलेक्ट्रॉन रिच। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसके ऊपर डोनेट कर देगा और खुद का सब्स्टिट्यूशन करके ये कंपाउंड बना देगा। ठीक है, अब लास्ट में देखो ये वाले में NO2 NO2 NO2। अब पहले एक ग्रुप था तो वो एक ही अपने तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा था, अब तीन तीन ग्रुप्स हैं तो तीनों इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, अपने तरफ खींचेंगे। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ इसकी डेंसिटी, और यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ इसकी डेंसिटी क्या होगी, इस वाले की ज्यादा होगी और इस वाले की क्या होगी, कम होगी। तो सबसे इजीली रिएक्शन किसका हो जाएगा, इस वाले का हो जाएगा। अंडरस्टूड?
इसके बाद हम करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का होगा यूसेस। तो यूज में क्या इसमें सारे जो यूज में रिएक्शंस आएंगे वो तुम्हें थोड़ा क्रैम करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, तो वो एक बार देख के आना, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। हो गया? अब यहाँ पे हमने पढ़ा विड्रॉइंग ग्रुप। एक ग्रुप कौन सा है? NO2। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन करो। इन चारों में से सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फास्ट कौन करेगा? ऑर्डर बताओ। हम्म, BCAD। बोलो इधर इस साइड। इसका पता होगा सबसे कम होगा, उसके बाद किसका कम होगा?
ये आंसर आया किसी का? अब देखो नेचर ऑफ द ग्रुप देखना है। पहले क्लासेस में पढ़ा होगा कि विड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं। हम्म, ये याद करना है, ये जो दोनों ग्रुप होते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे, और जितने भी मिथाइल ग्रुप होंगे या एल्काइल ग्रुप होगा वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा। अब देखो इस वाले में एक ही है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इस वाले में कितने हैं? 3 है। तो इस वाले में जो चार्ज डेंसिटी इंड्यूस होगी वो क्या होगी? सबसे ज्यादा होगा उसका मैग्नीट्यूड, इसीलिए मैंने सबसे ज्यादा ऑर्डर लिखा है बी वाले का। उसके बाद ये वाला है, इसका क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा ए वाले से। अब डी वाला है, इसमें तो कोई ग्रुप ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? नहीं, एक मिनट। अब देखो ये वाला जो है, इसमें ये क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की सप्लाई इस वाले चेन को दे रहा है, मतलब इसका नेचर वो क्या कर रहा है, नेगेटिव कर रहा है ऑलरेडी। तो अगर इस पे किसी न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना होगा तो ऑलरेडी ये नेगेटिव है, तो इसी पे वो क्यों अटैक करेगा? बेस है ऑलरेडी, वो खुद ही अपने बेस पे क्यों रिएक्ट करेगा? या तो वो ना उसके पास एसिड है तो वो उसके ऊपर रिएक्ट करेगा, ऑलरेडी ये न्यूक्लियोफिलिक जैसा बिहेव कर रहा है, तो इसके ऊपर जो इसका रिएक्शन है और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसीलिए लीस्ट रिएक्टिव ये वाला हो जाएगा सी, और फिर डी इससे थोड़ा कम हो जाएगा। हम्म, बस ये लास्ट है इलेक्ट्रोफिलिक। यूसेस याद करके आने हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अल्कोहल शुरू करेंगे। पहले चैप्टर में जो अभी तक पढ़ाया है, किसी को कोई भी डाउट होगा तो यू कैन आस्क। एनसीईआरटी सॉल्व करना है और एग्जाम्पलर सॉल्व करना है, और जिसको भी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का क्वेश्चन कर रहा है उसके पास्ट ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और मॉड्यूल्स वगैरह में भी जो क्वेश्चन है मिले हैं, ओके सर से मैं बात कर लूंगी, वो मिल जाएंगे। अब जो भी क्वेश्चन में डाउट होगा एक दिन डाउट सेशन रखेंगे, पूछ लेना। ये हो गया। एक चीज याद रखना हमेशा, जब भी एसिड की बात करेंगे, अभी तक छोटे क्लास में पढ़ा होगा कि एसिड वो होता है जो H प्लस को लिबरेट करता है।
अब देखो एसिड अभी एक्चुअल में क्या होता है, इस वाले को अगर हम ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, Fe3+। तो जितनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगी उतना ज्यादा हार्ड एसिड होगा। हार्ड मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अब सपोज Mg2+ है और Al3+ है, तो इसमें से स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, Al3+ होगा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड क्या है, ज्यादा है। तो अब देखो मैंने यहाँ पे स्पेसिफिकली वर्ड मेंशन किया डार्क। डार्क का मतलब क्या होगा, यहाँ पे होमोलिटिक फिजन पॉसिबल नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे, इन द प्रेजेंस ऑफ डार्क और इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट, यहाँ पे पोलैरिटी इंड्यूस होगी। पोलैरिटी इंड्यूस का मतलब होगा कि ये पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा और ये पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें से जो ये वाला है ये कैसा बिहेव करेगा, नेगेटिव है ये, न्यूक्लियोफाइल। और ये वाला ये कैसा बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल के जैसा बिहेव करेगा। सेकेंड चीज, ये वाला जो स्पीशी है, मैंने बताया था कि जितने भी हम स्पीशी यूज करेंगे इसमें FeCl3 हो गया या फिर AlCl3 हो गया या ZnCl2, एनहाइड्रस। एनहाइड्रस का क्या मतलब होता है, एनहाइड्रस, हाइड्रस मतलब हाइड्रा वाटर, एनहाइड्रस है, क्रिस्टलाइन होगा, ड्राई फॉर्म में होगा। तो एनहाइड्रस का मतलब होगा ड्राई क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो अब देखो ऑलरेडी अब मैंने ये चीज बता दी, और ये तीनों स्पीशीज है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। जितने भी ये बोरोन ग्रुप का जो जितने भी एलिमेंट्स हैं या फिर ये डी ब्लॉक वाले, ये जितने भी मेटालिक वाले होते हैं ये सारे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं मोस्टली। तो हम इन तीनों में से ही कुछ ना कुछ इस हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में यूज करेंगे। जब भी तुम्हें वर्ड दिखेगा डार्क और एनहाइड्रस और इन तीनों में से कुछ भी दिखेगा तो समझ जाना कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की यहाँ पे बात चल रही है। ठीक है, अब देखो मैंने बोला ये एक पॉजिटिव है और एक पार्शियल नेगेटिव है, तो एक इलेक्ट्रोफाइल है और एक क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। अब मैंने बोल दिया कि ये वाला ग्रुप का नेचर कैसा है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल। अब ये इलेक्ट्रोफाइल है तो ये इन दोनों में से किसको उठाएगा, ये ऑलरेडी इलेक्ट्रोफाइल है, तो इसको अगर आगे रिएक्शन करना है तो किसको उठाएगा, ये न्यूक्लियोफाइल को। तो ये वाला इसके पास चला जाएगा। ठीक है, तो ये कैसा बन जाएगा, Fe, हाँ FeCl4-। ठीक है, अब ये वाला बच गया हमारे पास पॉजिटिव। अब मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जब भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करोगे तो क्या होगा, वो यहाँ से हाइड्रोजन को निकालेगा और अपनी जगह क्या कर देगा, सब्स्टिट्यूट बना लेगा। तो यहाँ से वो हाइड्रोजन लेगा, अब ये वाला बताओ कौन सा है आइसोमर, ऑर्थो, और ये क्या है, पैरा। अब याद रखना ये हमेशा मेजर होगा और ये होगा माइनर। अब जितने भी मैं यहाँ पे ग्रुप चेंज करूँ या इलेक्ट्रोफाइल चेंज करूँ, कुछ भी चेंज करूँ, हमेशा यही आएगा, पैरा और ऑर्थो सॉरी। यहाँ पे पैरा और ऑर्थो डायरेक्टिंग हो गई ये ग्रुप्स। अब मेटा क्यों नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जब इसका मेटा आइसोमर बनाओगे, जब भी इसका मेटा आइसोमर बनाओगे तो ये क्या करेगा, इसकी एक तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा, रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगा, वो इन दोनों में से कम स्टेबल होगा। दूसरा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो यहाँ पे ये मेटा के, जब यहाँ पे मेटा का आइसोमर बनाओगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, तो हमें ज्यादा वाले चाहिए, इसलिए हम पैरा और ऑर्थो बनाते हैं हमेशा। तो हमेशा याद रखना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होता है वो
ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं एक बस होमवर्क दे रही हूँ, ये Cl वाले जो है इसी के साथ ये रिएक्टेंट बार बार मैं चेंज कर दूंगी। इसमें देखो ये वाला जो H2SO4 है ये कैसा ग्रुप निकालेगा, लिबरेट करेगा SO3H। तो क्या करोगे, इसमें जो SO3H है वो इसमें आ जाएगा और एक जगह ऑर्थो पे लग जाएगा और एक जगह पैरा पे लग जाएगा। ये वाला जो है इसमें से हमें कौन सा ग्रुप मिलेगा, NO2 ग्रुप मिलेगा। तो एक जगह ऑर्थो पे अटैच कर देना, एक जगह पैरा पे अटैच कर देना। ठीक है, आगे भी फ्रिडल का रिएक्शन है उसमें क्या होगा, ये सेम चीज होगी, बस रिएक्टेंट चेंज होता जाएगा और ये सारे के सारे इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 या फिर जो भी मैंने वहां पे 3 लिखवाए हैं इसके और डार्क के प्रेजेंस में होगा। इसमें देखो क्या करोगे, Cl को एज अ न्यूक्लियोफाइल निकाल दोगे और ये बच जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल को अटैच कर दोगे ऑर्थो पे और एक जगह पैरा पे। इस मतलब अब जैसे जैसे ये निकालते जाएंगे इस वाले रिएक्शन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बस 2 रिएक्शन है ये। समझ में आ गया आज जो पढ़ाया? किसी को डाउट होगा तो पूछ लेना। ठीक है, थैंक यू।